हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, रेडॉक्स चैप्टर अपन ने पूरा पढ़ लिया था। हाँ सर। ठीक है, अब इसके अपन पहले क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस रेडॉक्स चैप्टर में। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन 8.1 वो क्या है? पर्वत क्या है? हाँ, क्यों? होली मैं भी जाने वाला 8.1 क्वेश्चन। सारे होली ठीक है। 8.1 में अना F की ना बताओ तो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा एक सेकंड F मतलब कौन सा इसमें लेवल चल रहा है? 8.1 में F Plus पाँच। NaBH4। NaBH4 हाँ, अभ्यास अभ्यास हाँ अभ्यास ही माइनस बताओ। 1 NaS2PO4 8.1 अभ्यास प्रश्न का F वाला पार्ट। अच्छा, इसमें अपने हिंदी में देखा ना क्या खा हुआ है? हाँ सर +3 NaBH4 NaBH4 की में बोरोन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी ना, वो निकालो। हाँ प्लस तीन। +3 आ रही +3 आ रही है, कैसे आ रही है बताओ? सर H-1 शो कर रहा है। हाँ, H-1 कैसे पता है H-1 होगा? सर अगर वो मेटल हाइड्राइड में अगर मेटल हाइड्राइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम हो तो H-1 शो करता है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कोई मेटल नाइट्राइड जो मेटल हाइड्राइड हो उसमें मेटल हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर H से कम हो तो हाँ। वो माइनस बिल्कुल, शो करेगा। सही है। हाँ, देखो यहाँ पे NaBH4 में एक बात समझो, हाइड्रोजन की है ना दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है। हाइड्रोजन की एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1 और हाइड्रोजन की एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ता है ना तो उस समय हाइड्रोजन +1 में रहता है, और हाइड्रोजन जब मेटल से जुड़ता है ना तो उस समय हाइड्रोजन किसमें रहता है? -1 में रहता है। अब जैसे NaBH4 में अगर बात की जाए तो NaBH4 में Na प्लस है और BH4 माइनस है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो जुड़े हुए वो बोरोन से जुड़े हुए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए वो किससे जुड़े हुए? बोरोन से जुड़े हुए। अब बोरोन एक नॉन मेटल है, बोरोन एक जो है वो अधातु है। ठीक है, तो अगर आप अधातु से जुड़ोगे तो आप किसमें रहोगे? +1 में रहोगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसमें होना चाहिए? +1 में होना चाहिए, क्योंकि आप बोरोन से जुड़े हुए हो, अधातु से जुड़े हुए हो, तो आपको किसमें होना पड़ेगा? +1 में। लेकिन सुनना, ऐसे तो अधातु से जब ना हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन +1 में रहता है, लेकिन वहां यहाँ पे वो +1 में नहीं है। यहाँ पे ये +1 में नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो -1 में है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो -1 है। क्यों? उसका रीजन है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता अक्सर क्या होता है कि जो अधातु होते हैं ना उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन बोरोन की जो विद्युत ऋणता होती है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं, हाइड्रोजन से कम होती है। बल्कि बोरोन की है कुछ 1.9 विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की है 2.1। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो फिर हाइड्रोजन क्या करेगा? बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो हाइड्रोजन जो होगा वो बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा -1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा -1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा -1। तो NaBH4 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो चारों हाइड्रोजन किसमें है? -1 में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बोरोन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? कि देखो 4 हाइड्रोजन -1 -1 -1 -1। ठीक है, और नेट इस पे आवेश क्या है? नेट इस पे आवेश क्या है? -1। तो नेट अगर इस पे -1 है तो बोरोन किसमें होगा? प्लस। आया समझ में? वरना आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से भी देख सकते हो कि NaBH4 सोडियम +1
ठीक है, और हाइड्रोजन -1 -1 -1 -1, ठीक है, तो सोडियम +1 और चारों के चारों हाइड्रोजन -1 -1 तो बोरोन किस में हो जाएगा +3। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि बोरोन से जब ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो हाइड्रोजन किस में रहता है -1 में रहता है, ठीक है। भले ही बोरोन एक अधातु है, तो अधातु के साथ हाइड्रोजन +1 में होता है, लेकिन बोरोन के साथ वो +1 में नहीं होगा, बोरोन के साथ वो किस में होगा -1 में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जो विद्युत होती है वो बोरोन से ज्यादा होती है। समझ गए? और सुनो, जैसे BS3 में अगर आपसे ना बोरोन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? BS3 में इसमें +3 यहाँ पे भी +3 आएगी, क्योंकि बोरोन से कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब भी बोरोन से जुड़ता है तो वो किस में रहता है -1 में। भले ही बोरोन अधातु है, लेकिन अधातु के साथ आपकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, लेकिन यहाँ पे +1 नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी -1, ठीक है। तो बोरोन किस में आ जाएगा +3। समझे? ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरोन के साथ जब हाइड्रोजन होता है तो वो +1 में नहीं होता है, वो -1 में होता है। ये बात लिख लो। अगर कोई बच्चा गाँव गया था तो आज उसको आ जाना चाहिए था, आज आ जाना चाहिए था। आज की जो क्लासें हैं, जो परसों वाली क्लास है, जो आज की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और कल भी मैं क्लास लूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये किसी की मिस हो जाएगा तो उसके आगे भी नुकसान होगा और उसका एग्जाम में तो नुकसान होना ही है। वेक्टर हो गया आपके, बिल्कुल। तो यही तो ना आपकी हिंदी मीडियम वालों की प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। कल क्लास में लिखा हमारी किसने कहा? क्योंकि एक दिन आप एक दिन मेरी टीचिंग हो ठीक है, वो एक दिन क्लास में ली तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। एक दिन मतलब कि आना आप बैठ के पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आना अब भले आप गाँव भी अगर किसी को जाने का मन था तो जा सकता था, लेकिन आज वापस क्लास थी तो वापस आ जाना चाहिए था। ये समझदारी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि ना आज मान लो जेई का एग्जाम होता था, मेंस का किसी का, तो आना ही पड़ता ना, आना ही पड़ता ना। क्या मेंस वाले रुकते उसके लिए? तो फिर तो ये सारी समझदारियां हैं जो इंसान को होनी चाहिए। चलिए, तो इसमें जो खास है वो NaBH4 की ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें NaBH4 में बोरोन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी किसी में अगर आपको कोई डाउट हो किसी ऑक्सीकरण अवस्था में बता दो। लास्ट किसमें? दूसरे का और दूसरा 8.2 में कौन सा? ये CH3CH2OH और CH3COH वाला 2H लेना तीसरा दूसरे का तीसरा C वाला। हाँ, Fe3O4 Fe3O4। अरे भाई देखो, ये तो मैंने ना आपको लास्ट टाइम बताया था ना यस सर कि Fe3O4 जो है वो एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe2O3 और ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe2O3 और डॉट Fe होगा, तो यहाँ पे एक Fe+2 वाला और बाकी दो Fe+3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3O4 में अगर Fe की अगर ना औसत अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाए तो वो औसत ऑक्सीकरण अवस्था है 8/3, लेकिन वास्तविक अगर निकाली जाए तो यहाँ पे एक Fe+2 वाला है और बाकी दो Fe+3 वाला है। ओके, यस सर। चलिए फिर उसके बाद आना यहाँ पे इसका पांचवा सर वो नहीं CH3CH2OH और CH3COH, ये वाले सवाल CH3COH CH3COH ये बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख CH3 CH2OH, ठीक है, ये समझना।
यहाँ पे आपको इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए, और हाइड्रोजन की कितनी लेंगे? हाइड्रोजन की क्या लेंगे? प्लस 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? अधातु से, नॉन मेटल से। जब नॉन मेटल से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन किस में रहता है? प्लस 1 में रहता है। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन किस में होंगे? प्लस 1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1। ठीक है, अब इस मिथाइल की क्या लेंगे? मिथाइल की क्या लेंगे? तो मिथाइल की +1। ये मैंने आपको कभी बताया होगा, एल्काइल समूह की पूरी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी ली जाती है? +1। तो इस मिथाइल की +1, हाइड्रोजन की +1 और फिर ये ऑक्सीजन -2 और एक और हाइड्रोजन +1, तो इस कार्बन की कितनी आ जाएगी? -2 आएगी। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश कितना है? +4। ठीक है, अगर धनात्मक +4 है तो ऋणात्मक भी कितना होना चाहिए? -4। ठीक है, तो -2 तो ये हो गया, तो फिर बाकी का -2 ये कार्बन हो जाएगा। ये तो हो गया सर। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो इस मिथाइल में इस कार्बन की क्या होगी? मिथाइल वाले कार्बन की क्या होगी? मिथाइल वाले कार्बन की क्या होगी? पूरे मिथाइल की हम क्या लेते हैं? +1। ठीक है, अब उसमें हाइड्रोजन की कितनी होगी? हाइड्रोजन की होगी +1 होगी। तो फिर पूरे मिथाइल की टोटल हम ले रहे हैं +1, इसका टोटल अपन इसके ऊपर चार्ज कितना ले रहे हैं? आवेश कितना ले रहे हैं? +1। तो ये +1 आवेश कैसे आएगा? जब कार्बन होगा -2। तो देखो कार्बन -2 और 3 हाइड्रोजन +3, तो ये कितना हो गया? +1 हो गया। तो मिथाइल में जो कार्बन होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -2। समझे? यस सर। अब जैसे आप देखो CH3 CHO, यहाँ पे कार्बन की क्या होगी बताओ? जीरो। मिथाइल की क्या लेंगे? एल्काइल की +1, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। तो फिर यहाँ पे आवेश तो संतुलित हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो संतुलित हो गई, तो कार्बन किसमें हो जाएगा? जीरो। ठीक है, पॉजिटिव में कितनी है? +2, तो नेगेटिव में भी कितनी है? -2, तो फिर ये कार्बन क्या होगा? जीरो। हाँ या ना? ठीक है, वरना आप ना जैसे स्कूलों में करते हैं ना, स्कूलों में जैसे सिखाया जाता है कि मान इस कार्बन की निकालनी है तो इस कार्बन की x ले लो, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, मिथाइल की +1, और ऑक्सीकरण अवस्था का जो योग होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? नेट आवेश के बराबर होगा, और इस अणु पे नेट आवेश क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 0। स्कूल में ऐसे ही तो निकालते थे। यस सर। ठीक है, अब जिससे आपसे ये पूछा जाए CH3 C+OH एसिटिक अम्ल, इसकी अगर ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाए, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी बताओ तो? +2 +2 है। मिथाइल एल्काइल +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। ठीक है, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 और एल्काइल की +2, सॉरी एल्काइल की +1। तो यहाँ पे कार्बन की क्या आएगी? नेगेटिव में कितना है? -4। ठीक है, और पूरा नेट आवेश तो अणु पे क्या है? 0। तो अगर नेगेटिव में -4 है तो पॉजिटिव में कितना होना चाहिए? +4। तो ये दोनों +1 हो गए, तो बाकी का +2 कौन होगा? ये कार्बन हो जाएगा। समझे? ठीक है, HC=OH, यहाँ पे कार्बन की क्या होगी? यहाँ पे कार्बन की +2 हो जाएगी, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो कार्बन किस में आएगा? तो टोटल यहाँ पे नेगेटिव में कितना है? -4, तो पॉजिटिव में +4 होना चाहिए, तो ये दोनों +1 है, तो बाकी का +2 ये हो जाएगा। समझे? ठीक है, फिर एक और बेंजोइक अम्ल में कार्बन की क्या होगी? ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। फिनाइल की क्या लेंगे? फिनाइल की +1। याद रखना एल्काइल और फिनाइल +1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कार्बन किसमें आएगा? +2। समझे? ओके, CH3 CH2 C=OH, यहाँ पे कार्बन की क्या होगी? +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब यहाँ पे एल्काइल समूह कौन है? इथाइल। पूरी इथाइल की क्या लेंगे? +1।
ठीक है, तो फिर इस कार्बन की क्या आ जाएगी? समझे? यस सर। लिख लो। ओके डन। तो ये कुछ है ना छोटी बातें हैं जो काम की हैं, अगर ना डिस्कस की जाए तो एग्जाम में अपन फंस सकते हैं, लेकिन अब एक बार डिस्कशन कर लिया है तो आप बच जाएंगे अपन। एक बार जैसे अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल करा था, अगर आपको याद हो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल करा था, जेईई में पुराना सवाल आया हुआ है, उसको भी चलो उसका भी डिवीजन कर देते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, इसको वैद्युत अपघटित करके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको एनिलीन में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को अगर एनिलीन में परिवर्तित करना है तो आपको कितने फैराडे पास कराने पड़ेंगे? क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ऐसा कभी सवाल करा होगा ना कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करने के लिए कितना आपको फैराडे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो आप यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है? नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितने का हो रहा है? चेंज कितने का है? ये देखो 6 का चेंज है। ये देखो बेंजीन यहाँ पे किसमें हो जाएगा? +1, ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन किसमें आएगा? +3 में। और यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें? बेंजीन +1, हाइड्रोजन +1 तो नाइट्रोजन किसमें आएगा? -3 में। तो +3 से आप ज्यादा -3 में, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो? 6 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। तो यहाँ पे एक नाइट्रोबेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर इसके एक मोल को परिवर्तित करने के लिए कितने बनाने चाहिए? 6 बनाने चाहिए। और अभी कितना लिया है? 12.3 ग्राम। तो 12.3 ग्राम इसके अणु कितने होंगे? मोल्स कितने होंगे? तो बटा अनुपात, इसका अनुपात होता है 123, तो इसके मोल्स आएंगे 0.1 मोल। अब इसके एक मोल को परिवर्तित करने के लिए 6 फैराडे चाहिए, तो 0.1 मोल को परिवर्तित करने के लिए 0.6 फैराडे। ओके, तो आपको 0.6 फैराडे पास कराने पड़ेंगे। ओके, और वहां पे क्वेश्चन में था कि करंट एफिशिएंसी कितनी है? 50% है। तो करंट एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब कि आप अगर 100 फैराडे पास कराओगे ना तो आपको कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 पास कराओगे तो आपको 50 मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर आपको 50 चाहिए तो आप 100 पास कराओ, अगर आपको 1 चाहिए तो आप 2 फैराडे पास कराओ। तो अगर आपको ये काम करने के लिए 0.6 फैराडे चाहिए तो आपको बैटरी से कितने लेने पड़ेंगे? 1.2। आया समझ में? यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ अपन ने करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में।
और वहां पे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि मान लीजिए कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ना हमें तो बेंजीन की तो ऑक्सीकरण अवस्था पता ही नहीं है, तो बेंजीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या लें, वो हमें नहीं पता, तो फिर सवाल कैसे कर पाएंगे। भले ही अगर आपको बेंजीन की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पता कि बेंजीन को अल्काइल ग्रुप को और फिनाइल ग्रुप को +1 लेते हैं, ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बेंजीन की कुछ भी मान लो, आप बेंजीन की यहाँ पे कुछ भी मान लो, क्योंकि हमें तो चेंज से मतलब है ना, परिवर्तन से मतलब है, तो परिवर्तन तो अभी भी 6 में ही आएगा। देखो मैं मान लेता हूँ कि बेंजीन की कितनी है 0 है, अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में भूल गए कि फिनाइल ग्रुप की कितनी लेते हैं, भूल गए, कोई बात नहीं, आप इसकी 0 ले लो, तो अगर इसकी 0 लोगे तो नाइट्रोजन की कितनी है -2 ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इसमें आएगा +4, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन की 0 ले लें, तो अगर यहाँ पे हम बेंजीन की 0 ले लें तो नाइट्रोजन कितनी आएगी, हाइड्रोजन +1 तो नाइट्रोजन -2, तो नाइट्रोजन +4 से -2 में आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 6, तो देखो अभी भी जवाब तो वही आएगा। यस सर, समझे। तो एग्जाम में अगर आप भूल भी गए हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई मुझे एक्चुअल ऑक्सीकरण अवस्था तो नहीं पूछी है, मुझे तो चेंज से मतलब है, तो चेंज तो उतना ही होगा, बेंजीन की कुछ भी मानो, तो बेंजीन की आप कुछ भी मानो, परिवर्तन तो उतने का ही आएगा, समझे। यस सर, चलिए कौन सा 100 से 50 जाएंगे सर। करंट जो धारा दक्षता है वो 50% है, इसका मतलब कि अगर आप 100 फैराडे अगर आप बैटरी से लोगे ना तो आपको 50 ही मिलेंगे, इसमें 0.6 फैराडे पास में। अब आपको ये काम करने के लिए 0.6 फैराडे चाहिए, तो मुझे ये कहा गया है कि क्वेश्चन में कि इस काम को करो, तो इस काम को करने के लिए तो मुझे 0.6 फैराडे चाहिए, तो क्या मुझे बैटरी से 0.6 लेने चाहिए, नहीं, आप बैटरी से अगर आप 0.6 लोगे ना तो आपको 0.3 ही मिलेंगे, तो आपको काम करने के लिए तो पूरे 0.6 चाहिए, तो पूरे 0.6 चाहिए, तो बैटरी से आप 0.6 मत लो, आप बैटरी से 1.2 लो, तब आपको 0.6 मिलेंगे, समझे। सर अणुवेक्षण क्या होता है? क्या अणुवेक्षण क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये अपना दूसरा सवाल हो गया, ओके। तीसरे सवाल में कोई डाउट आपको किसी में? तीसरे सवाल में तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, ठीक है। तो अगर ना किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट आएगा नहीं। चौथा सवाल देखो, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, फ्लोरीन को बर्फ के ऊपर से पास कराते हैं तो क्या बनता है HF + HO। फ्लोरीन को अगर पानी में से पास कराते हैं तो क्या बनता है, पानी के HF + O2। फ्लोरीन को अगर पानी में से पास कराते हैं तो HF + O2, फ्लोरीन को अगर क्षारीय माध्यम में से पास कराते हैं तो HF + OF2, ठीक है, और फ्लोरीन को बर्फ के ऊपर से पास कराते हैं तो HF + HOF, ओके। चलिए, फिर इसके बाद पांचवा सवाल में कोई डाउट, H2SO5 सर ये इसमें क्या है सर, ये नीचे देगा सर ये तो बस वो छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। अब मैं बताओ H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, H2SO5 में सल्फर की कितनी है? +5। इसका सब एवरेज है +8। नहीं सल्फर की +8 कैसे हो सकती है, सल्फर के पास संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम इसकी +6 हो सकती है, तो +8 कैसे संभव है, यहाँ पे इसकी +8 नहीं हो सकती। अगर आप सारे के सारे ऑक्सीजन -2 में लोगे ना तो आपकी +8 आएगी, तो ऑक्सीजन सल्फर की +8 तो संभव है नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे सभी के सभी ऑक्सीजन -2 में नहीं है, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा। तो अगर इसका चित्र बनाया जाए तो इसका चित्र ऐसा होता है, याद करो ये अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, हमने ऑर्गेनिक में कोप्स एलिमिनेशन पढ़ा था, कोप्स एलिमिनेशन में मैंने आपको कैरोज एसिड बताया था, कैरोज एसिड ये होता है कैरोज एसिड, ठीक है, इसको कैरोज एसिड कहते हैं। H2SO5 पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक और नाम है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, देखो कितनी आएगी, +6 आएगी। देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन भी -2 में, लेकिन सल्फर का तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हाइड्रोजन से लेगा, तो सल्फर से तो आपने एक ही लिया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ये पेरोक्साइड ये -1 में, ये -1 में, कि वो सल्फर से यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही लेगा। ओके, तो सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इसने लिए, 2 इसने लिए, एक इसने लिया, एक इसने लिया, तो सल्फर किसमें +6। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक पेरोक्सिल लिंकेज है, तो ध्यान रखना H2SO5 केरोस एसिड, इसमें एक पेरोक्सिल लिंकेज होता है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 -1। ओके ठीक है, यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, पेरोक्सो आना सल्फ्यूरिक अम्ल। नहीं पेरोक्सिल लिंकेज को हिंदी में पेरोक्सियाबन कहते हैं। ओके डन। फिर इसके बाद छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तो कोई काम का नहीं है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत काम का है, लंबा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक सवाल है ये। नंबर में है ना, देखो जो पहला ना क्वेश्चन इन्होंने बोला है, नंबर में जो पहला पार्ट दिया है वो कौन सी रिएक्शन है? नंबर में जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी वाली रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया। भाई पेड़ पौधों में ये तो रिएक्शन हो रही है, इससे तो खाना बन रहा है, इससे तो O2 मिल रही है, ये तो पता होनी चाहिए आपको। यस सर। कि पेड़ पौधों में जो खाना बन रहा है वो इसी के रिएक्शन से बन रहा है। पेड़ पौधे क्या ले रहे हैं? CO2 ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? धूप ले रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं, C6H12O6, और क्या दे रहे हैं? O2 दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, जो ये फोटोसिंथेसिस वाली जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये अपन जो लिखते हैं ये इनकम्प्लीट है, ये शॉर्ट में लिखी गई है, ये इनकम्प्लीट है, ये शॉर्ट में लिखी गई है। पूरी अगर ढंग से लिखी जाए तो 6CO2 12 पानी C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 पानी, C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 पानी, ये कंप्लीट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया की जो ना संपूर्ण रिएक्शन अगर लिखी जाए तो वो ये सही तरीका ये है। और साथ में ये धूप लोग जोड़ दो, H फोटोन धूप, ठीक है। कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे CO2 लेते हैं वातावरण से, पानी लेते हैं, धूप लेते हैं, और हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं, O2 देते हैं, और पानी भी तो देते हैं। पेड़ पौधों में से पानी भी तो निकलता है, नमी निकलती है ना पेड़ पौधों में से, ठीक है। वो पत्तियों में पानी की बूंदें नहीं दिखती पेड़ पौधों में से, तो पानी भी तो निकलता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि अपनी आदत बैठी हुई है कि अगर ना अभिकारक और उत्पाद में अगर कोई कॉमन चीज दिख रही है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो पानी इधर भी है, पानी इधर भी है, तो हम क्या कर देते हैं? नेट कैंसिल कर देते हैं। 6 पानी से ये 6 पानी कैंसिल कर देंगे तो अपन नेट रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा,
वो कैसे गलत हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो जिस बच्चे ने हमेशा ऐसे लिखी अभिक्रिया तो उसके दिमाग में उत्पाद क्या आएंगे, ग्लूकोज और O2। लेकिन प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया में ग्लूकोज बनता है, O2 बनती है और पानी भी बनता है, पानी भी बनता है। ठीक है, ओके। और ये बात पता है अपने आईआईटी के एग्जाम में कैसे पूछेंगे, इंटीजर टाइप में सवाल बना देंगे, इंटीजर टाइप में सवाल बना देंगे और कह देंगे कि 1 मोल ग्लूकोज का प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया में जब 1 मोल ग्लूकोज का जब निर्माण होता है ना तो उसके साथ पानी का कितने मोल्स बनते हैं, पानी कितना मोल बनता है, ये पूछ लेंगे। इंटीजर टाइप में सवाल बन जाएगा कि प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया में जब 1 मोल ग्लूकोज बनता है ना तो उसके साथ पानी के कितने मोल्स बनते हैं, आप वो बताइए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बचपन से ऐसे ही रिएक्शन लिखी है, ऐसे ही रिएक्शन को रटा है, तो बच्चे तो कहेंगे पानी तो बनता ही नहीं है, तो पानी के मोल्स 0 और इंटीजर टाइप में 0 लगता भी है तो 0 कर देंगे कॉन्फिडेंटली, लेकिन वो 0 गलत हो जाएगा आपका। सही उत्तर है 6, सही उत्तर 6। ठीक है, तो ये बहुत काम की बात छिपी हुई है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर अपने हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। एनसीईआरटी ने खुद ने लिखा है कि रिएक्शन को ये लिखने का तरीका गलत है, रिएक्शन को लिखने का सही तरीका ये है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके में पानी दिखता नहीं है, लेकिन इस तरीके में पानी दिखता है तो इससे पता चलता है, इससे बात ये साबित होती है कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में पानी भी बनता है। और जब 1 मोल ग्लूकोज बनता है तो उसके साथ पानी कितना बनता है, 6 मोल बनता है। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया अगर लिखनी हो तो ऐसे लिखो कि CO2 प्लस पानी, ग्लूकोज, O2 प्लस पानी। अब उसको संतुलित करो, तो संतुलित करोगे तो ये 6 मोल आएगा, ये 12 मोल आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 आएगा और ये 6 आएगा। समझे? लेकिन सर जैसे हमें फोटोसिंथेसिस ये जो रिएक्शन होती है ये हमें पता है, लेकिन वो रिएक्शन की बैलेंस अगर एग्जाम में अगर रिएक्शन करेक्ट करने में वो ऐसे तो एग्जाम में अगर जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है, हाँ। एक रिएक्शन ये देती है, एक रिएक्शन ये देती है, तो हम ये सही करेंगे। नहीं, ये तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस की ये वाली होती है, लेकिन वो अदर रिएक्शन नहीं, वो अदर कोई नहीं देंगे, ये देंगे बिल्कुल। ओके, ओके डन। एक बार मेंस में क्या सवाल आया था कि जो प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया जो होती है ना तो उसमें O2 बनती है। यहाँ पे O2 किसके ऑक्सीडेशन से बनी है कि CO2 का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे O2 बनती है, या पानी का ऑक्सीडेशन होता है उससे O2 बनती है। ये सवाल बना था मेंस में, मेंस कोई 2016 ऐसा बना था कि मतलब कि प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया में जो आपको O2 मिलती है वो O2 किसके ऑक्सीकरण से मिलती है, CO2 के ऑक्सीकरण से मिलती है। CO2 में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, वो ऑक्सीकृत होकर 0 में जा रहा है, या पानी वाला जो ऑक्सीजन है -2 में वो ऑक्सीकृत होकर 0 में जा रहा है। पानी ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में जो O2 का जो निर्माण होता है वो पानी से होता है, वहां पे पानी का ऑक्सीकरण होता है, पानी ऑक्सीडाइज होता है, उससे O2 बनती है। ओके, ये बात हाइड्रोजन चैप्टर में लिखी हुई है। हाइड्रोजन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे रिएक्शन रखी है, उस रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पानी ऑक्सीडाइज होकर O2 देता है। ठीक है, ये बात लिख लो, नोट कर लो कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में पानी के ऑक्सीडेशन से O2 बनती है।
ओके डन। यस सर। फिर इसमें अब जो है सेकंड वाला जो है सेकंड वाली जो रिएक्शन लिखी गई ना वो और खतरनाक है, और खतरनाक है। ओजोन प्लस H2O2 वाली, यानी कि ओजोन प्लस H2O2 वाली यस सर। वो और खतरनाक है। देखो ओजोन प्लस H2O2 रिएक्शन करके बनाते हैं H2O प्लस 2O2। ये देखिए रिएक्शन ऐसे देखा। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने कहा है कि ऐसे लिखना ज्यादा सही नहीं है, ये लिखने का तरीका थोड़ा गलत है। हाँ उत्पाद यही बनते हैं लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा गलत है। जो सही तरीका है इस रिएक्शन को लिखने का, ओजोन प्लस H2O2 गिव H2O प्लस O2 प्लस O2, ये ज्यादा सही तरीका है। यस सर। ये क्या चीज है, मैं O2 प्लस O2 लिखूं या 2O2 लिखूं तो बात तो एक ही है। नहीं सर। तो ये ज्यादा सही कैसे है, इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें ऐसा है कि भाई यहाँ पे ना अगर आप 2O2 लिखोगे ना तो आपके दिमाग में क्या बात बैठेगी कि जो यहाँ पे O2 बन रही है वो एक ही जगह से बन रही है। आपके दिमाग में क्या बात बैठेगी, अगर आपने 2O2 लिखा है ना तो आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि यहाँ पे दोनों की दोनों जो O2 आई है वो एक ही जगह से आई है। लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन में जो दो O2 आती है ना वो एक जगह से नहीं आती है, अलग अलग जगह से आती है। यस सर। तो वो कैसे, तो वो ऐसे अपने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उससे देखो। हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ओजोन जो है वो एक ऑक्सीकारक है, पढ़ा था। यस। और हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि H2O2 भी क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। लेकिन H2O2 एक अपचायक भी होता है, ठीक है। अब कब ये अपचायक होगा कब ये ऑक्सीकारक होगा वो किस पे निर्भर करता है, सामने वाले पे, कि सामने वाला जो है ना अभिकारक है वो उससे कितना प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो अगर सामने में कोई आपने अभिकारक लिया है उसकी अगर ऑक्सीकारक क्षमता H2O2 से भी ज्यादा है तो फिर H2O2 को वहां पे क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीकारक होना पड़ेगा, और सामने वाले को उसको क्या करना पड़ेगा, अपचयित करना पड़ेगा। तो H2O2 ऐसे अपचायक होता है और ऑक्सीकारक भी होता है, और ऑक्सीकारक अच्छा भी होता है। लेकिन इसके सामने अभी ओजोन है, और ओजोन तो खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Yes. ओजोन तो खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन बेंजीन के तीनों के तीनों डबल बॉन्ड तोड़ देती है, ओजोन बेंजीन की धज्जियां उड़ा देती है, ठीक है। तो ओजोन तो जो है वो तो खतरनाक ऑक्सीकारक है, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर इसके सामने ओजोन के सामने H2O2 ऑक्सीकारक की तरह काम नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे ओजोन क्या करेगी, H2O2 को करेगी ऑक्सीडाइज, और जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनती है, O2 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O2 हो जाएगा ऑक्सीजन, उससे बनेगी O2, और ओजोन सामने वाले को करती है ऑक्सीडाइज तो खुद क्या होती है, रिड्यूस। और जब ओजोन खुद रिड्यूस होती है तो उसका ऑक्सीजन किस में जाता है, -2 में जाता है। यस सर। अब एक बात याद करो कि मैंने ये बात दिखाई थी कि ओजोन में काम का ऑक्सीजन एक ही है, एक ओजोन में काम का ऑक्सीजन एक ही है, कि इसके अंदर एक ही ऑक्सीजन अपचयित होकर -2 में जाता है, और बाकी दो ऑक्सीजन डीट है वो पहले भी 0 में थे और बाद में भी किस में रहते हैं, 0 में रहते हैं। तो वो O2 बन के निकल जाते हैं। याद आया। तो यहाँ पे जो दूसरी O2 आ रही है वो H2O2 से नहीं आ रही है, वो ओजोन से आई है। तो यहाँ पे एक O2 तो एक ओजोन का एक ऑक्सीजन तो 0 से चला गया -2 में, और इसकी बाकी दो ऑक्सीजन O2 बन के निकल जाएंगे, और दूसरी जो O2 है वो यहाँ पे किससे आ रही है, H2O2 से आ रही है। समझे। तो यहाँ पे O2 प्लस O2 लिखने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों O2 एक जगह से नहीं आ रही है, दोनों O2 का जो स्रोत है वो एक नहीं है, वो भिन्न भिन्न है। हाँ या ना, ठीक है। ये खतरनाक बात है। अब देखो इस पे IIT वाले कैसे सवाल बना देंगे, IIT वाले लेबलिंग कर देंगे, ओजोन प्लस H2O2 वहां पे बनाते हैं, लेबल करते हैं ओजोन प्लस H2O2, ऑक्सीजन की लेबलिंग कर लेंगे। किसी एक का ऑक्सीजन क्या डाल देंगे, O18 डाल देंगे। समझ गए ना O18, हाँ सर। लेबलिंग का मतलब समझ गए ना, कि इसको लेबल कर दिया O18 लिख दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सिंपल वाले ऑक्सीजन नहीं है, O16 वाले नहीं है, वो O18 वाले हैं। और आपको कह देंगे कि इनके उत्पाद बताओ। तो पहला ऑप्शन दे देंगे H2O प्लस O2 O18 O2 O18, एक ऑप्शन ये दे देंगे। दूसरा ऑप्शन H2O O18 प्लस O2 प्लस O2। तीसरा ऑप्शन H2O
O2 प्लस O18, ठीक है। और एक ऑप्शन दे देंगे H2O O2 O18 O18 O18, कौन सा सही होगा? सी तो यहाँ पे सही हो जाएगा C। ठीक है, देखो ओजोन वाले ऑक्सीजन तो क्या नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो उसका एक ऑक्सीजन जाएगा -2 में और बाकी दो ऑक्सीजन हीट है तो वो बाद में भी जीरो में जाएंगे तो वो O2 बन के निकल जाएंगे। और यहाँ पे H2O2 ऑक्सीकृत होगा, तो H2O2 ऑक्सीकृत होगा तो उससे भी क्या बनेगी O2। अब उसके ऑक्सीजन लेवल है तो यहाँ पे अपन को एक ऑक्सीजन क्या मिलेगी लेवल मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा, ये बहुत खतरनाक सवाल बन जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अगर ये नहीं पढ़ के रखा है ना, ये अगर नहीं पढ़ के जाए एनसीईआरटी का क्वेश्चन फंस जाएगा, वो अच्छे से अच्छा बच्चा फंस जाएगा। मतलब कि जिसने खतरनाक पढ़ाई हुई करी है ना, उसको भी अगर ये नहीं पता हो ना, वो भी उलझ जाएगा, ये क्या चीज है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक बात है, लिख लो अपनी कॉपी में। समझ गए? यस सर, याद रहेगा। यस सर। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में अगला क्या रहेगा? अगला प्रश्न 10वां AgF2 वाला, ये भी काम की बात है। AgF2 जो होता है ना, अगर अपन AgF2 की बात करें, AgF2 की बात की जाए, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छा एक ऑक्सीकरण है, बहुत बढ़िया ऑक्सीकरण है, लिखा है एनसीईआरटी में। Yes, sir. ऐसा क्यों? इस बात को समझाओ कि AgF2 जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीकरण होता है, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे Ag जो है वो +2 में, Ag जो है वो +2 में, और Ag जब +2 में होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। यस सर। आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो और याद करो अपन ने इतने Ag के कंपाउंड पढ़े होंगे, तो क्या कभी भी Ag का +2 वाला आपने कंपाउंड देखा? आपने ज्यादातर जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं उसमें Ag आपको किसमें मिला हुआ? +1 में मिला हुआ, +2 में किसी में भी नहीं मिला हुआ। ये पूरी केमिस्ट्री में ये एक कंपाउंड है जिसमें Ag किसमें +2 में, और Ag को +2 में लेके जाना बहुत बेकार काम है। मतलब कि आपने Ag को +2 में लेके गए हो, बहुत बेकार काम कर रहा है। Ag +2 में स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो अगर ये कहीं पर भी अगर +2 में बैठा होगा ना, तो ये मर रहा होगा, ये तड़प रहा होगा +1 में जाने के लिए, ये Ag+ में जाने के लिए, तो ये मर रहा होगा, तड़प रहा होगा +1 में जाने के लिए। इसलिए क्या करेगा, ये बड़े आसानी से सामने वाले को कर देगा ऑक्सीकरण और खुद हो जाएगा अपचय। तो इससे क्या हो जाएगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? तो इस बात को ध्यान रखना कि AgF2 जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीकरण होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे Ag +2 में जो स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, तो ये सामने वाले को कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस।
ठीक है, लिख लो। ओके डन। फिर उसके बाद अगला सवाल, अगला जो सवाल है एनसीईआरटी में 11वां कोई काम का नहीं है, 12वें में आ जाओ। 12वें में तो पहला पार्ट तो पहला पार्ट जो दे रखा है, पहले पार्ट में मतलब कि यही बात है कि पहले पार्ट में बोला गया है कि एल्कलाइन KMnO4 जो क्षारीय KMnO4 होता है और जो अम्लीय KMnO4 होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं ऑक्सीकरण होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो कि ना ऑक्सीकरण कराना होता है टोल्यूइन का, कि टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करा के उससे बेंजीक अम्ल बनाना होता है, तो आप है ना वहाँ पे अल्कोहलिक KMnO4 लेते हो, आप वहाँ पे अल्कोहलिक KMnO4 लेते हो, अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो। ऐसा क्यों? ये बोला ना कि मतलब कि इन्होंने कहा है कि क्षारीय KMnO4 और अम्लीय KMnO4 दोनों के दोनों क्या होते हैं ऑक्सीकरण होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में जब अपन टोल्यूइन का ऑक्सीकरण कराते हैं उसके अंदर KMnO4 लाते हैं तो टोल्यूइन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे बेंजीक अम्ल बनता है। तो आप वहाँ पे जो KMnO4 लेते हो वो अल्कोहलिक लेते हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल के अंदर सभी घुल जाते हैं, अल्कोहल के अंदर सभी घुल जाते हैं। अल्कोहल के अंदर KMnO4 भी घुल जाएगा और अल्कोहल के अंदर टोल्यूइन भी घुल जाएगा। ठीक है भाई, देखो अल्कोहल में क्या है, एक R समूह है, तो इस R समूह के कारण क्या होगा टोल्यूइन घुल जाएगा, और अल्कोहल के अंदर एक OH समूह है जो ध्रुवीय है, तो इसके कारण ये KMnO4 घुल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें पानी के अंदर ये काम करें तो पानी के अंदर KMnO4 घुल जाएगा लेकिन टोल्यूइन तो नहीं घुलेगा। ठीक है, टोल्यूइन एक अध्रुवीय यौगिक है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। बेंजीन पानी में नहीं घुलता, टोल्यूइन पानी में नहीं घुलता। तो अगर ये पानी में घुलता ही नहीं है तो फिर इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, ये KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? तो आप ऐसा कोई विलायक लो जिसमें ये दोनों ही घुल जाए। तो अल्कोहल में KMnO4 घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ये जो OH समूह होता है ये क्या होता है ध्रुवीय समूह होता है, तो इस ध्रुवीय समूह होने के कारण ये KMnO4 उसमें घुलनशील हो जाएगा। अब इसमें एक R समूह भी है, एक R समूह भी है, एक अल्काइल समूह भी है, और अल्काइल समूह क्या होता है अध्रुवीय, तो इस अध्रुवीय का क्या होगा ये टोल्यूइन भी घुल जाएगा। समझे? तो ध्यान रखना कि अल्कोहल में ये सभी घुल जाएंगे, इस कारण से अल्कोहल विलायक चुना जाता है। ठीक है, यस सर। लिख लो, लिखने में मत चुको, वो एनसीईआरटी में वहां पे नोट कर दो कि यहाँ पे अल्कोहल क्यों लिया गया है, एनसीईआरटी में लिख लो भले। ठीक है, कि अल्कोहल क्यों लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल में दोनों ही घुल जाएंगे, तो इससे बड़े आसानी से ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो इस कारण से अल्कोहल विलायक लिया जाता है।
ओके डन। अब इसमें जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो देखो। इसमें दूसरा सवाल क्या है 12वें प्रश्न का, पढ़ो। Yes, sir. दूसरा सवाल जो है वो काम का सवाल है, ये बहुत काम का सवाल है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्लोराइड के अंदर जब अपन ना कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं ना तो वहां पे क्या होता है HCl की व्हाइट फ्यूम्स बनती है। HCl की व्हाइट फ्यूम्स बनती है, उसका सफेद धुआं बनता है। लिखा है ऐसा? ऐसा कुछ लिखा है? लेकिन अगर अपन ना ब्रोमाइड के अंदर या आयोडाइड के अंदर कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं ना तो वहां पे ना यहाँ पे कॉम H2 सपोर्ट मिलाने पे यहाँ पे कॉम H2 सपोर्ट मिलाने पे HBr नहीं बनता, यहाँ पे कॉम H2 सपोर्ट मिलाने पे Br2 बनती है। Br2 की ब्राउन गैस बनती है। Yes, sir. लाल दे ठीक है, ब्राउन गैस बनती है, ये लाल भूरी गैस होती है, पता ना कि Br2 लाल भूरी गैस होती है। ठीक है, ये तो हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। Br2 ब्रोमीन जो होती है वो लाल भूरी गैस होती है। और I माइनस के अंदर कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं तो वहां पे I2 की बैंगनी एंड वाष्प बनती वॉयलेट वेपर्स बनती है। ठीक है, वेपर्स बनती है, बैंगनी वाष्प बनती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? और ये बहुत काम की बात है, ये काम की बात है कि क्लोराइड के अंदर कॉम H2 सपोर्ट लाते हैं तो HCl बनता है, लेकिन यहाँ पे HBr और HCl नहीं बनते, यहाँ पे Br2 बन जाती है, यहाँ पे I2 बन जाती है। ऐसा क्यों? तो पहले बात समझो कि क्लोराइड के अंदर जब अपन कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं तो होता क्या है। कॉम H2 सपोर्ट जो है ना वो एक बढ़िया एसिड है। कॉम H2 सपोर्ट जो होता है वो एक बढ़िया एसिड होता है, एक अच्छा एसिड होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। तो वो आएगा, वो अपना लवण बनाएगा और नीचे अगर कोई लवण बनो पाए विलियन में तो वो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस है विलियन में, इसका मतलब कि किसका लवण बना हुआ है, HCl का। तो किसका लवण बना हुआ है, HCl का। और कॉम H2 सपोर्ट क्या है, HCl से भी बढ़िया एसिड है। तो कॉम H2 सपोर्ट आएगा, वो अपना लवण बनाएगा और विलियन में से HCl को बाहर निकाल देगा। तो HCl की यहाँ पे क्या बनेगी, व्हाइट फ्यूम्स बनेगी। तो जब आप HCl को यहाँ से बाहर निकालोगे ना तो HCl का धुआं बनेगा, और HCl का धुआं कैसा होता है, सफेद होता है। तो यहाँ पे सफेद धुआं बनता है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर जब अपन Br में से कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं ना तो यहाँ पे ना आपको फाइनली Br2 मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे भी कॉम H2 सपोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे भी कॉम H2 सपोर्ट सबसे पहले तो आएगा, अपना लवण बनाएगा और वीक एसिड को बाहर निकाल देगा, HBr को बाहर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन कॉम H2 सपोर्ट एक बढ़िया एसिड तो है, साथ ही साथ एक ऑक्सीकरण भी है। कॉम H2 सपोर्ट एक बढ़िया अम्ल तो है, साथ ही साथ एक ऑक्सीकरण भी है। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही यहाँ पे HBr बनेगी ना तो उस HBr को क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या बना देगा, Br2 बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम H2 सपोर्ट जब Br को बाहर निकाल देगा तो HBr जैसी बनेगी तो उस HBr को छोड़ेगा नहीं, उस HBr को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उस ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके किस में भेज देगा, 0 में भेज देगा। क्योंकि कॉम H2 सपोर्ट क्या है, एक ऑक्सीकरण भी है। याद करो कॉम H2 सपोर्ट एक ऑक्सीकरण होता है, सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज, खुद होता है रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर क्या देता है, SO2 देता है। आई बात समझ में? ऐसे ही सेम काम यहाँ पे भी हो जाएगा कि कॉम H2 सपोर्ट को जब अपन I- के अंदर मिलाएंगे तो यहाँ पे कॉम H2 सपोर्ट I- को बाहर तो निकालेगा, उसका HI तो बनाएगा, लेकिन उसके HI को छोड़ेगा नहीं, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको किस में भेज देगा, I2 में भेज देगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा तो फिर सर HCl क्यों नहीं करा भाई? HCl में कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। कि क्लोरीन जो होता है वो खुद भी तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद करो हैलोजेंस, F2 Cl2 Br2 I2, F2 सबसे बढ़िया है, फिर Cl2 और Br2 और I2 पीछे हैं। तो Br2 और I2 जो होते हैं वो दुर्बल ऑक्सीकरण होते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकृत करना आसान है, लेकिन क्लोरीन को ऑक्सीकृत करना मुश्किल है, टेढ़ा काम है। समझे? हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखते के लिए होना चाहिए कि क्लोराइड के अंदर कॉम H2 सपोर्ट मिलाते हैं तो HCl, लेकिन Br और I- के अंदर कॉम H2 सपोर्ट मिलाएंगे तो क्या बनेगी, Br2 और I2 बनेगी। लिख लो।
आज क्या बात है, आपका जोश ठंडा कैसे लग रहा है? आज बहुत मुझे सुस्त सुस्त लग रहा है आप लोग, हाँ या ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आज है, सुस्ती है। रामनिवास है कि नहीं है? क्यों? हाँ, ये कल मैंने गलती कर दी, मुझे कल क्लास लगा देनी थी। कल मैंने नहीं पढ़ा, ओनली थियरी। कल सर मैं तो यही था। क्लास कल लगा देनी थी मुझे। हाँ सर। ये मेरी गलती हो गई। एकदम से वो राजेश जी आए नीचे, उन्होंने की सुबह की नहीं कल छुट्टी कर रहा हूँ। सर आपने वही खेली? हाँ, कल मैंने खेली ना होली। हाँ ठंडाई खेली? नहीं नहीं, ठंडाई हमारे वो रस्म ही नहीं है हमारे घर पे, ठंडाई की रस्म ही नहीं है। ठंडाई का भांग का हमारे घर पे है ही नहीं। बात में इतना शिवा वो तो एक बार पी थी और वो इतना खराब अनुभव गया था। ऐसी चीजें तो अपन कभी भी ना छोड़े। आपने इससे अच्छा दूध पी लेंगे, भांग नहीं पिएंगे। गलती से भी नहीं किया जाने। हाँ नहीं नहीं, वो तो आना और शौक था पीने का तो पी, लेकिन वो पीने के बाद तो इतनी हालत जो खराब हुई, 2 दिन तक हालत खराब थी, 2 दिन तक। भांग बहुत भाई हालत खराब कर देती है। पागल कर दी। भांग तो अगर जिसके आदत है वो पी सकता है, चल कोई नया इंसान है वो पी ले, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और मैंने जो भांग पी भी थी वो ओरिजिनल वाली पी थी, वो भी ओरिजिनल वाली। हाँ सर। भांग ऐसे डुप्लीकेट भी आती है, ठीक है, वो सस्ती नहीं। लेकिन एक ओरिजिनल भांग भी आती है, ठीक है। मैंने वो वाली पी थी और वो भी 2 गिलास, वो भी 2 गिलास, बहुत ज्यादा लगा। हाँ टेस्ट वो ना स्वाद में उसकी मिठास होती है, तो ना बिल्कुल ठंडाई जैसे लगती है। तो इंसान को लगे स्टार्टिंग में, जो जिसके नहीं अनुभव है वो तो स्टार्टिंग में एक ही गुट में पूरी घटक लेता है, जैसे मैंने घटकी थी। लेकिन उसको पीने के बाद जो पता चला ना, सच में शिव जी के दर्शन हो गए थे उस समय। तो ये बहुत काम की बात है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भांग पी थी वो भूल जाओ, आप इसको याद रखो कि Cl1 के अंदर कौन गैस मिलाते हैं तो HCl बनता है, और Br1 और I1 के अंदर कौन गैस मिलाते हैं तो यहाँ पे Br2 और I2। ओके यस सर। चलो भाई, तो ये बहुत काम की बात है। फिर नेक्स्ट अगला आ जाओ 13 वाला। 13 वाले के अंदर आप आ जाइए डी वाली रिएक्शन, डी वाली N2H4 plus H2O2, N2H4 plus H2O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ना रॉकेट में ना काम आती है, रॉकेट में एज अ फ्यूल काम आती है, ईंधन के रूप में ये रिएक्शन कराई जाती है। N2H4 plus H2O2। देखो यहाँ पे क्या होता है कि H2O2 क्या करता है, N2H4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके इसको भेज देता है N2 में, और खुद अपचित होकर चला जाता है H2O। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काम आती है रॉकेट फ्यूल में। रॉकेट फ्यूल मतलब समझ गए? रॉकेट में ना जैसे अपन अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल कौन सा मिलाते हैं, पेट्रोल, तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल मिलाया जाता है ना वो उसका मिलाया जाता है। रॉकेट में जो ईंधन होता है वो N2H4 और H2O2 का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? सुनना कि जब ना N2H4 और H2O2 रिएक्शन करते हैं ना, तो उससे N2 गैस बनती है, H2O की वेपर्स बनती है, और साथ में खूब बेसारी क्या निकलती है, हीट निकलती है। साथ में खूब बेसारी क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो एक तो यहाँ पे साथ में खूब बेसारी हीट निकल रही है, ठीक है, खूब बेसारी ऊष्मा निकल रही है, और रॉकेट को उठाने के लिए, ऊपर उड़ाने के लिए खूब बेसारी ऊष्मा चाहिए, खूब बेसारी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो एक तो खूब बेसारी हीट निकलती है, और साथ में गैसेस बनती है। तो वो गैसेस क्या करेगी, उस रॉकेट को धक्का देगी और उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी, तो उससे रॉकेट क्या होगा, आसानी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो N2H4 plus H2O2 देखते क्लिक होना चाहिए, ये तो रॉकेट फ्यूल है, ये तो रॉकेट फ्यूल है, ये तो रॉकेट को उड़ाने के लिए काम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, N2H2O और खूब ढेर सारी हीट, तो खूब ढेर सारी हीट निकल रही है, गैसेस बन रही है,
तो वो गैसेस क्या करेगी, रॉकेट को धक्का देगी जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। ओके यस सर। लिख लो ये बात, वहां पे रिएक्शन क्या लिख लो, रॉकेट फ्यूल। फिर इसमें जो आपको नीचे एक और रिएक्शन मिलेगी, वो रिएक्शन आपको कुछ याद है, वो वाली रिएक्शन जो नीचे लिखी हुई है, Pb plus PbO2 यस plus H2SO4 रिएक्शन करके बना रहे हैं PbSO4 plus H2O। हां सर, कुछ याद आती है रिएक्शन? ऑयल पेंटिंग नहीं नहीं, ये ऑयल पेंटिंग में नहीं है। भी होता है PB। नहीं नहीं, ये ऑयल पेंटिंग नहीं है। ये रिएक्शन पता है कौन सी है? ये आपको याद होनी चाहिए। ये लेड स्टोरेज बैटरी वाली रिएक्शन है, लेड स्टोरेज बैटरी। अपने गाड़ियों के अंदर जो लेड स्टोरेज, जो लेड की बैटरियां लगती है ना, अपने गाड़ियों के अंदर जो लेड की बैटरियां लगी हुई होती है, उसके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो ये वाली होती है, Pb plus PbO2 plus H2SO4 रिएक्शन करके बनाते हैं PbSO4 plus H2O। ठीक है, तो अपने गाड़ियों के अंदर जो रिएक्शन होती है वो ये वाली होती है। ओके, अब सुनना, ये बहुत काम की रिएक्शन है, इसमें सवाल बन सकता है, आपको आनी चाहिए रिएक्शन। देखो, जो अपने गाड़ियों में जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है, उसमें लेड होता है एनोड का, एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होता है PbO2 का, और वहां पे जो वैद्युत अपवर्तक होता है वो कौन सा होता है, H2SO4 होता है। ओके, तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो आपका वैद्युत अपवर्तक है वो तो H2SO4 है, एनोड जो होता है वो Pb होता है, और कैथोड जो होता है वो PbO2 होता है। जब लेड स्टोरेज बैटरी जब काम करती है ना, तो उसमें ये जो Pb होता है ना, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसका क्या बन जाता है, Pb+2 बन जाता है। तो एनोड वाला जो Pb होता है उसका होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, और उससे क्या बनता है, Pb+2। और जो कैथोड वाला जो PbO2 होता है ना, ये अपचयित होता है, और ये अपचयित होकर भी किसमें जाता है, Pb+2। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड है लेड का, उससे बनता है लेड Pb+2, और कैथोड है PbO2 का, तो उससे भी बनता है Pb+2। लेकिन इसका ऑक्सीकरण होता है और इसका अपचयन होता है, और जैसे ही Pb+2 बनता है ना, ये दोनों के दोनों Pb+2 यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, PbSO4 बना देते हैं। ओके, तो ये लेड स्टोरेज बैटरी की कंप्लीट रिएक्शन है, Pb plus PbO2 plus H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, PbSO4 plus पानी। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है डिस्चार्जिंग रिएक्शन, इसको डिस्चार्जिंग रिएक्शन कहा जाता है। ये लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। जब लेड स्टोरेज बैटरी जब काम करती है ना, तो जैसे जैसे वो काम करती जाएगी, वो लेड वाली बैटरी, तो जैसे जैसे काम होता जाएगा तो वो क्या होती जाएगी, डिस्चार्ज होती जाएगी। जब भी लेड वो बैटरी जब काम करेगी, ठीक है, तो आपको जब एनर्जी देगी, आपको जब करंट देगी, तो वो क्या होती जाएगी, डिस्चार्ज होती जाएगी। ठीक है, तो जब उसमें ये काम चलेगा, तो एक जना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक जना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो समय क्या होगी, वहां पे करंट बनेगी। तो वो करंट आप यूज करोगे सेल्फ स्टार्ट में, हॉर्न बजाने में, हेडलाइट्स में, इंडिकेटर में। तो आप जो अपनी गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट ऑन करते हो, जो इंडिकेटर लगाते हो, जो हॉर्न बजाते हो, जो सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो वो एनर्जी मिलती कहां से, बैटरी से ही तो मिलती है। और वो बैटरी आपको एनर्जी कैसे देती है, वैसे ही देती है कि उसमें एक जने का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का होता है रिडक्शन। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वहां पे करंट बनती है, उसी करंट को हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो जब ये काम होगा तो उससे तो करंट बनेगी, उस करंट को तो हम उपयोग में लेंगे। तो उससे लेड बैटरी का ईएमएफ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वोल्टेज होता जाएगा, गिरता जाएगा। तो ये उसकी क्या है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये होती है, याद रखना। अगर आपसे चार्जिंग की पूछे कि इसकी चार्जिंग की रिएक्शन बताओ, तो चार्जिंग की क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। जब अपन लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो चार्जिंग में क्या होता है, PbSO4 प्लस पानी रिएक्शन करके बनाते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। देखो
वापस लिखो। डन? Yes. लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे आओ। आगे कौन सी रिएक्शन दे रखी है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कुछ याद आता है? यस सर। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थायोसल्फेट एक अम्लजायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सामने वाला को करता है रिड्यूस, खुद होता है ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? S4O6-2 और सल्फेट और सल्फेट। अगर उसके सामने अगर दुर्बल ऑक्सीकरण होंगे तो हो जाएगा S4O6-2, और प्रबल ऑक्सीकरण होंगे तो पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। और ये बात मैंने बताई थी कि अगर आप H2O3-2 के अंदर I2 मिलाते हो या Fe+3 मिलाते हो तो उस समय क्या होगा? I2 और Fe+3 एक दुर्बल ऑक्सीकरण है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में H2O3-2 ऑक्सीकरण होकर किस में जाएगा? S4O6-2 में। लेकिन अगर आपने H2O3-2 के अंदर KMnO4 मिलाया है, या आपने उसके अंदर Cl2 मिलाई है, या आपने उसके अंदर Br2 मिलाई है, तो उस समय पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या बनता है? सल्फेट बनता है। याद आया? Yes. कोई रिएक्शन देखी है एनसीईआरटी में? मैंने कहा था ये बात एनसीईआरटी में छुपी भी है, देखो यहाँ पे छुपी भी है। ओके, फिर नेक्स्ट अगली रिएक्शन पे आओ। 16 वाली रिएक्शन। 16 वाली रिएक्शन बहुत खतरनाक रिएक्शन है, देखो आप खुद देखो। वाली रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा XeO6-4 मिला, और ये XeO6-4 क्या कर रहा है? ये F को ऑक्सीडाइज कर रहा है, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और फ्लोरीन तो क्या होता है? बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है? तो उसको तो ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो XeO6-4 को XeO6-4 को अगर अपन F के अंदर मिला देते हैं तो ये F क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको भेज देगा F2 में, और खुद अच्छे तो किसमें चला जाएगा? XeO3 में। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि F- को कौन ऑक्सीकृत कर सकता है? तो F- को ऑक्सीकृत कर सकता है XeO6-4, और इसका नाम है परजेनेट, इसको परजेनेट कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था +8 है, तो ये XeO6-4 इसको कर देगा ऑक्सीकरण, इसको भेज देगा F2 में, और खुद अपचित होकर चला जाता है XeO3 में। और XeO3 जो होता है ना, वो एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब समझते हो? विस्फोटक। ये एक विस्फोटक वाला यौगिक होता है, ठीक है? XeO3 कहीं पर भी अगर ना होता है, बनता है, तो उससे विस्फोट हो जाता है, ये विस्फोटक कंपाउंड है, ठीक है? ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, लिख लो।
एसोसिएट होकर चला जाता है XeO3 में। ओके डन। अब इसके बाद नीचे प्रश्न नंबर 17 में आओ। प्रश्न नंबर 17 में जो पहली दो अभिक्रिया देखिए A और B, वो काम की है। उसमें आपको H3PO2 मिला होगा, मिला H3PO2। तो ध्यान रखना H3PO2 एक अपचायक होता है। H3PO2 एक अपचायक होता है, ये हमने पढ़ा नहीं था। अपचायक की जब श्रेणी पढ़ी थी ना, अपचायक की जब अपन ने लिस्ट पढ़ी थी, तो वहां पे मैंने आपको H3PO2 नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया भाई? हम तो जो अपचायक की जो श्रेणी बना रहे थे वो तो किसी बना रहे थे जो पॉपुलर है, जो फेमस है, जो जो ना फेमस होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, हमने उसकी बात करी थी। ये भी एक अपचायक है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है, इतना फेमस नहीं है, लेकिन बस ये ठीक है, ये एक अपचायक होता है। ये सामने वाले को अपचेट करता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है? H3PO4 में जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है कि H3PO2 एक अपचायक है, सामने वाले को करता है अपचेट और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? H3PO4। और देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब आप AgNO3 के अंदर H3PO2 ला रहे हो, तो H3PO2 ने क्या करा? Ag को कर दिया ऑक्सीकरण, सॉरी Ag को कर दिया अपचेत और खुद क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऐसे नीचे देखो सेकंड वाली रिएक्शन कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमने H3PO2 लाया, तो H3PO2 ने क्या करा? कॉपर को कर दिया अपचेत, उसको भेज दिया 0 में और खुद ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला गया? H3PO4। ओके, तो ये बात लिख लो कि H3PO2 एक अपचायक होता है, सामने वाला क्या करेगा? अपचेत, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और खुद ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा H3PO4 में। ओके डन। चलिए फिर इसके बाद आप आगे आ जाइए प्रश्न नंबर 20 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 20 में, प्रश्न नंबर 20 में जो रिएक्शन देखिए वो बहुत काम की देखिए। प्रश्न नंबर 20 में जो आपको दे रखा है CN होल ट्वाइस, दे रखा है? यस सर। इसको हम साइनोजन कहते हैं, इसको साइनोजन कहा जाता है। इसको जब आप साड़ी माध्यम में मिलाते हैं तो ये साड़ी माध्यम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, साड़ी माध्यम में इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है और ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाता है Cn- और CnO-। ठीक है, किस तरीके से? बिल्कुल हैलोजन, हैलोजन की तरह। जैसे आपने कोई जैसे हैलोजन अगर ना साड़ी माध्यम में मिलाया है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? Cn- और CnO-, ये बनता है। वैसे देखो ये भी बिल्कुल हैलोजन की तरह क्या होता है कि साड़ी माध्यम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, असमानुपात हो जाता है और क्या होता है? Cn- और CnO-। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो एग्जाम में हो सकते हैं कि साइनोजन को अगर अपन साड़ी माध्यम में मिलाते हैं तो क्या बनता है? Cn- और CnO-। बिल्कुल हैलोजन की तरह, ये लिख लेना, याद रहेगा कि बिल्कुल हैलोजन की तरह ये साड़ी माध्यम में क्या हो जाता है? डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। ओके डन। यस सर। चलिए
तो ये एनसीईआरटी में कुछ ना अच्छे जो क्वेश्चन दे रखे थे उससे जो अपन को बातें सीखनी थी वो अपन ने बातें सीख ली, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें थी जो इस सवालों से निकाल ली थी, वो सवालों से निकाल दी। अब इन बातों को ध्यान रखना, इस पे एग्जाम में सवाल बन सकता है। अब आप आ जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे, जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल दी थी करने के लिए, करिए आपने, निकालो कि रेडॉक्स चैप्टर की कौन सा 29 नहीं वो छोड़ दो सब, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आ जाओ। इसके आगे नहीं करना, इसके आगे नहीं करने। एनसीईआरटी एग्जाम्पल कि कोई भी डाउट्स हो वो आप बता दीजिए। Yes, sir. 5 से पहले कोई डाउट? दस से पहले कोई डाउट? नंबर किसी तत्व द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। तत्व का निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या देगा? जिसके बाह्य कोश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था देगा। तो देखो सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन तीसरे के पास है 3d5 तो इसके पास सबसे ज्यादा नहीं सॉरी फोर्थ वाला 3d5 तो इसके बाह्य कोश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? अधिकतम होगी। ओके सर एक क्वेश्चन पांचवा प्रश्न, पांच लो। अभी तो बताया कि अगर आप ना थायोसल्फेट के अंदर I2 लाते हो तो H4O6 बनता है, Br2 लाते हो तो सल्फेट बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि Br2 जो है वो प्रबल ऑक्सीकरण है आयोडीन से, और आयोडीन इतना प्रबल नहीं है। सातवें में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व में दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? कौन सा तत्व? NH4NO3 NH4NO3 के अगर हम बात करें तो NH4 प्लस है और NO3 माइनस है। N2 और यहाँ पे नाइट्रोजन -3, यहाँ पे नाइट्रोजन +5। NH4NO3 अमोनियम और नाइट्रेट से मिलकर बना है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन क्या होता है? +5 और अमोनियम में नाइट्रोजन क्या होता है? -3। ओके चलिए 11 से पहले और कोई डाउट? 15 से पहले कोई डाउट? कौन सा 14 में ना जिंक प्लस HCl ऐसे करके ZnCl2 प्लस H2 बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है कि Zn जो है वो 0 से +2 में जा रहा है। कि पहले जिंक 0 में था, अब उसका ZnCl2 बना, तो ZnCl2 में जिंक किस में आ गया? +2 में। तो 0 से गया +2 तो उसका हुआ ऑक्सीकरण। और HCl में जो हाइड्रोजन है जो +1 में था वो बाद में किस में चला गया? 0 में, H2 बन गया। अच्छा मैं 13 कर रहा हूँ, ओके 14 करना था, सॉरी। किसी तत्व के द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाया जाना उसके परमाणु के बाह्य कक्षीय विन्यास से संबंधित है। अपने यौगिक में निम्नलिखित बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कौन से परमाणु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे? तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाएंगे? फोर्थ हो जाएगा ना, कि फोर्थ में जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है 3s2 3p3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो आपके बाह्य कोश में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे, तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? उतनी उच्च होगी। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या आंसर दिया? इसमें लिखा हुआ एक से ज्यादा किस में होगा? तो एक से ज्यादा 3 से अच्छा एक से ज्यादा बोला है क्या? हां सर। कहाँ बोला एक से ज्यादा? हाँ एक से अधिक। तो एक से अधिक कौन करेगा? जिसके पास संयोजी कोश में बाह्य कोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके बाह्य कोश में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड और फोर्थ इसमें सर थर्ड और फोर्थ सेकंड में सर 1 ही है 3d1 4s2 सेकंड में सर 3d1 अच्छा ओ रुक चालाकी की गई है कि अपने यौगिकों में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कौन सा परमाणु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था संख्या दर्शाएगा? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाएगा? देखो 3s1 तो कर ही नहीं सकता, वो तो +1 ही करेगा। अब देखो सेकंड वाला 3d1 4s2 इसके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3d में 1 4s में 2, तो इसकी भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। 1 लॉस करेगा तो +1, 2 लॉस करेगा तो +2, 3 लॉस करेगा तो +3 हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बताइए ये विन्यास किसका है? ये स्कैंडियम का है। ये विन्यास जो है ना स्कैंडियम का है।
स्कैंडियम का। अगर अपन स्कैंडियम का ना संयोजी कोश का अगर विन्यास लिखेंगे ना तो वो 3D1:4:2 आएगा। और स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, इसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। बहुत चालाक ही गई है, बहुत अच्छा सवाल है ये डी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है कि बोले कि बच्चा सोचेगा यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है बहुत सारी, लेकिन नहीं, ये तो स्कैंडियम है और स्कैंडियम तो एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +3। स्कैंडियम हमेशा +3 में रहता है, उसकी कोई दूसरी ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं होती। बहुत चालाक की गई, अच्छा सवाल है ये, जोरदार सवाल है। फिर इसके बाद तीसरा तो क्या 3D2:4:2। तो 3D2:4:2 ये तो टाइटेनियम का है। टाइटेनियम की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होती है, टाइटेनियम +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी होता है, ठीक है। और 3s2 3p3 ये तो किसका है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस की भी भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था है। फास्फोरस जो होता है वो +3 में होता है, +5 में होता है, +1 में होता है। S3PO2 में फास्फोरस +1 में, S3PO3 में +3 में, S3PO4 में +5 में। तो यहाँ पे भी भिन्न होती है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग जो बात है ना वो सेकंड वाला है कि संयोजी कोश में आप में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप ऑक्सीकरण अवस्था एक ही दर्शाते हो, +3 वाली। कोई आप +1 वाली, +2 वाली नहीं दर्शाते हो। ये एडवांस नहीं, मेंस लेवल का सवाल है। भले मेंस वाले सिंगल यूनिट बना देंगे इसको, मल्टीपल को सिंगल नहीं बना सकते क्या? सर ये जैसे ऑक्सीजन होता है वो वैसे तो उसकी होती है -2 से +2, -2 से उसकी होती है 0 होती है, ठीक है। लेकिन वो OF2 और O2F2 में +2 दिखाता है, उसका रीजन क्या है? तो वही फ्लोरीन उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, फ्लोरीन ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण है तो वो उसको ज्यादा ऑक्सीकरण कर देता है, 0 और +1 और +2 में भेज देता है। मैंने उसका क्वेश्चन देखा प्रीवियस, ठीक है। 16 से प्ले आउट को डाउट, 17 18 18 एक काम का सवाल है। 18 जो है वो काम का सवाल है, ये आपके डी ब्लॉक में दे रखा है। 18वां जो सवाल है वो MnO4-2 पे। 18वां जो सवाल है ना वो MnO4-2 पे, ये डी ब्लॉक में बात रखी है। MnO4-2 जो होता है ना वो अम्लीय माध्यम में असमानुपात हो जाता है और ये असमानुपात होकर बनाता है MnO4- और MnO2। ये काम की रिएक्शन है। ये KMnO4 बनाने का पुराना तरीका है। पहले दुनिया में KMnO4 जो बनाते थे ना वो इसी रिएक्शन से बनाते थे कि MnO4-2 रहते थे, उसको क्या करते थे, अम्लीय माध्यम में डाल देते थे। और जैसे ही MnO4-2 को अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो ये असमानुपात हो जाता है और असमानुपात होकर देता है MnO4- और MnO2। देखते हैं थ्योरी वाले में कोई अच्छा सवाल मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। 21 सेकंड। ओके 20 से पहले कोई डाउट? 21 का सेकंड कि द्रव हाइड्रोजन N2H4 सारे माध्यम में क्लोरेट आयन CO3 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और गैसीय अवस्था में क्लोराइड आयन देता है। इसको समझाइए ऐसा क्यों? कि भाई देखो बैलेंस करनी है, वो तो ठीक है, बैलेंसिंग तो अपन कर लेंगे, लेकिन अच्छी बात देखो क्या है कि N2H4 के अंदर आपने क्या मिला दिया है ClO3- क्षारीय माध्यम में, ये बोला गया। यस सर। ClO3- क्या है? ClO3- एक ऑक्सीकारक है, ClO3- एक ऑक्सीकारक है, ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, ये क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। सामने वाले को करते हैं ऑक्सीकारक और खुद होते हैं अपचयी। और अम्लीय माध्यम होगा तो अम्लीय माध्यम में अपचयित होकर जाएंगे 0 पे, 0 पे ब्रेक लगेगा और क्षारीय माध्यम में -1 पे ब्रेक लगेगा। याद आया? तो ये ClO3- किसको करेगा? ऑक्सीकृत। और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीकृत होकर जाता है NO में, उसकी बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड और खुद क्या है, और ClO3- यहाँ पे अपचयित होकर किसमें जाएगा? Cl-
क्योंकि सारी माध्यम है तो सारी माध्यम में अपचयन कहां पे होगा -1 पे होगा। ठीक है, अब इसे संतुलित करना है तो संतुलित करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, संतुलित तो हम कर सकते हैं। भाई देखो दो तरीके, एक तो संतुलन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था, उससे कर लो, या इलेक्ट्रॉन से कर लो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब किताब से। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है -2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक नाइट्रोजन किसमें -2 -2, नाइट्रोजन -2 से किसमें जा रहा है +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है -2 से गया +2, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे 4। एक और नाइट्रोजन भी इसमें -2 में तो वो भी +2 में जाएगा तो वो भी कितने देगा 4। तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 8। अगर आपने 8 लॉस करे तो किसी को 8 लेने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है, और ये +5 से किसमें जा रहा है -1 में जा रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 6। अब इससे आए 8 ये ले रहा है 6, तो हिसाब कैसे दिखाया जाए? एक काम करो, इसके अणु ले लो 3 और इसके 3 के लिए ले लो 4, हो जाएगा संतुलन। देखो इसका एक मॉलिक्यूल कितने लॉस कर रहा है 8, तो 3 मॉलिक्यूल कितने लॉस करेंगे 24। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल कितने ले रहा है 6, तो 4 मॉलिक्यूल कितने लेंगे 24, हो गया संतुलन। अब पढ़ लो बस 4N2H4 प्लस सॉरी 3N2H4 प्लस 4CO3 माइनस से NO प्लस ये प्लस। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 6, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने होने चाहिए 6, यहाँ पे क्लोरीन कितने 4, तो देखो क्लोरीन कितने होने चाहिए 4। ओके, ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 12, यहाँ पे कितने 6, तो यहाँ पे 6 कम है तो फिर यहाँ पे 6 पानी जोड़ देंगे, 6 पानी जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 12, यहाँ पे कितने 12, तो हाइड्रोजन संतुलित। ओके, तो इसका हो गया संतुलित। यस सर, समझे? चलिए 25 से लौट में डाउट नहीं सर, 26 से पहले 27 28 29। हैलोजन में फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकरक होता है, सही बात है, ये बात सही है। अब फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, ये बात सही है। अब ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो तर्क वाली जो बात है ना वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है कि फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकरक है, तो उसका रीजन ये नहीं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए वो एक प्रबल ऑक्सीकरक है, नहीं, उसका रीजन कुछ अलग है, वो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे कि फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकरक इसलिए होता है क्योंकि उसकी जलयोजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यस सर, ये पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। सर 32 रिडॉक्स युगल ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध सेल में निहित पदार्थ के ऑक्सीकरण या अपचयित रूप का संयोजन है। हाँ, ये बात सही है कि जो नहीं, हाँ सही है ना, हाँ कि अपन वो सेल पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि उसमें अपन 2 सेल बनाते थे, एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता था, एक में अपचयन होता था, कुल मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया होती थी। ठीक है, तर्क क्या है? निरूपण E0 Fe+3 और E0 Copper+2 में Fe+3 Fe+2 और तथा Copper+2 कॉपर रिडॉक्स कपल है। अब ये तो E0 से चेक करना पड़ेगा कि मतलब कि जिसका E0 ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा, जिसका E0 कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। ये दोनों सही है, वो तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। वो तो सारणी से देख लो कि जो यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में जो सारणी दे रखी है ना, तो सारणी में देखो कि Fe+3 से Fe+2 बनने का जो E0 है वो अगर कॉपर से ज्यादा है तो इसका अपचयन होगा और कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। ओके, 38 से डाउट डाउट सर एक 33 होता है, 33वां होगी। फ्लोरीन असमानुपात अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो प्लस में नहीं जाता। फ्लोरीन किसमें 0 में, वो अगर रिएक्शन करेगा तो 0 से इसमें जाएगा, -1 भी जाएगा, 0 से ऊपर नहीं जाएगा, वो +1 +3 +5 +7 में नहीं जाता क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण नहीं होता। समझे? इस कारण से वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता।
हाँ 37 38 कोई डाउट No, sir. नहीं? चलिए ओके, तो ये अपना रेडॉक्स चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आप एक काम करो, अब आप ब्रेक ले लो, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, 20-25 मिनट का, फिर उसके बाद अपन हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ओके, हाँ किसी को कुछ कहना है? नहीं सर। हाँ तो बिल्कुल। क्लास स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ क्लास 4:30 बजे। ओके सर। कल है सर क्लास। कल क्लास है, कल क्लास है, 3 घंटे पहले ना चित्राग सर लेंगे आपकी क्लास 8 से 11, फिर 11:15 से मेरी क्लास है, 11:15 से 11:30। टेस्ट है ना सर कल? कल टेस्ट नहीं, कल आपका टेस्ट कैंसिल हो गया, टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक कर दिया है, ठीक है। कल Yes, आपकी sir. क्लास है, ठीक है, 8 से 11 मैथ्स, फिर 11 से आगे मेरी क्लास है, शाम तक 6 बजे तक। ओके सर। कल ही टेस्ट ओके चलो।